नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीसीटी पीजीटी का संपूर्ण कोर्स, क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क, जो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई कोर्स निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि हमें इन वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है, तो ये वीडियोस अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। हम इससे पहले वीडियोस में हमने देखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद हम प्रवेश कर लिए थे आदिकाल में। आदिकाल के साथ में हमने आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल की समय सीमा आदि आदि सब देख चुके थे। इसके बाद हमने इससे पहले वीडियोस में विभाजन किया था आदिकाल को कितनी काव्य प्रवृत्तियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि रासो साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इस तरह हमने विभाजित किया। इसके बाद में हम चल रहे थे रासो साहित्य में। हमने देखा कि रासो साहित्य है क्या। कई कमेंट आ रहे थे कि रासो साहित्य और चारण साहित्य और जो जैन राज साहित्य है वो एक है क्या। तो देखिए, जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप इससे पहली वीडियोस आप देखिएगा। हमारी वीडियोस का एक क्रम ये चल रहा है कि हम जीरो से, यानी कि पहली क्लास जब हिंदी साहित्य की हमने शुरू की थी, उसमें हमने टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम को विभाजित किया था, बताया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या दोनों में समानता है, क्या असमानताएं हैं। इसी के साथ में हम क्रम लेके चले थे। हमारा जो कोर्स देने का उद्देश्य है वो शून्य से शिखर तक है, यानी कि हम आपको बेस से लेकर, आपके पाठ्यक्रम से लेकर आपको जहां तक आपका सिलेक्शन होगा वहां तक हम आपको आपके साथ लेकर चलेंगे। और आप ये अगर सोचते हैं कि हमने आज की वीडियोस देख ली है तो पहली जो 13-14 वीडियोस हमारी आई हुई हैं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, या हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं सोल्व पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर का, उसको ना देखें, तो आप उन सबको भी देखिए। उन जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हम लेकर चल रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट के रूप में सोल्व पेपर को, उसमें क्या है कि आप जान पाएंगे कि पेपर किस तरह बन रहे हैं, क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। आप सारी वीडियोस देखते चलिए। और ये जो हम क्रम हमारा चल रहा है, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाती है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप टीजीटी पीजीटी फुल कोर्स, क्रैश कोर्स लिखा हुआ है, आप उसमें क्लास संख्या 1 से देखना शुरू कीजिए, तभी आपको क्लासेस समझ में आएंगी। तो ये था। इसके बाद में बात कर लेते हैं, रासो साहित्य पे हम लोग चल रहे थे, लेकिन इतना हम इस वीडियोस में भी बता देते हैं कि जो चारण साहित्य है और रास साहित्य है, दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि जो चारण साहित्य है वो रासो साहित्य है, यानी कि वीर गाथात्मक साहित्य जो लिखा गया था, जो हम रासो साहित्य पढ़ रहे हैं वो चारण साहित्य है, यानी कि चारण कवियों द्वारा जो लिखा गया साहित्य था, या भाट कवियों द्वारा जो लिखा गया साहित्य था अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में, वो रासो या चारण साहित्य था। बात कर लेते हैं रास साहित्य। रास साहित्य जैन साहित्य को कहा गया है, और ये एक नृत्य परक है। एक चरित काव्य में, एक गेय पदों में जो ये साहित्य है, जैन साहित्य, रास रूप में लिखा गया है। तो ये दोनों में अंतर था। रास साहित्य जैन साहित्य से संबंधित है और जो चारण साहित्य है वो रासो साहित्य से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं, रासो साहित्य की विशेषताएं हम देखेंगे। इससे पहली वीडियोस में हमने देखा था कि जो समय विभाजन है या रासो की उत्पत्ति किस इतिहासकार ने किस शब्द से मानी थी, जैसे कि आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन शब्द से उत्पन्न माना था रासो शब्द, तो उसका आधार क्या था हमने वो भी दिया था। इससे पहले वीडियोस को आप देखेंगे, आपको रासो साहित्य क्लियर हो जाएगा, और इतना क्लियर होगा कि वहां से बनने वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। वैसे तो हमारे जो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं इनमें कहीं से भी प्रश्न छूटने का औचित्य नहीं बनता है, और कुछ प्रश्न तो बाहर से आ ही जाते हैं। चलिए चलते हैं, बात करते हैं रासो साहित्य की विशेषताएं। रासो साहित्य की विशेषताओं में पहले नंबर पे आता है दरबारी साहित्य। अब ये विशेषता भी है और ये रासो साहित्य का एक पार्ट भी हो सकता है, यानी कि किस साहित्य को दरबारी साहित्य कहा जाता है। आदिकालीन किस साहित्य को दरबारी साहित्य कहा गया है? रासो साहित्य को। अब रासो साहित्य में जो दरबारी साहित्य था वो कैसा था? रासो साहित्य में जो दरबारी साहित्य था वो ऐसा था, क्योंकि जो यहाँ इस समय जो वर्तमान कवि थे, इस समय के जो वर्तमान कवि थे,
आदिकाल में, वो अपने आश्रयदाता राजाओं की मतलब अपने राजाओं के आश्रय में रहते थे। साथ ही राजाओं के साथ युद्ध में जाना, उनकी वीरताओं का वर्णन करना, ये सब जो काम था, जो दरबार में कवि रहते थे उनका था। और ये जो दरबारी साहित्य है, ये हमें आगे जाके कहाँ मिलेगा? ये रीतिकाल में हमें मिलेगा, क्योंकि रीतिकालीन जो कवि थे वो भी दरबारी कवि थे, लेकिन यहाँ पे बात हम आदिकाल की कर रहे हैं। तो ये दरबारी साहित्य था। इसमें आप देखेंगे कि रासो जो काव्य लिखा गया था, जो कवियों ने लिखा था, अपने राजाओं की प्रशंसा में लिखा था, उनके दरबार में रह के लिखा था। अब देखिए, ऐसा तो होता नहीं है कि आप किसी के दरबार में हैं तो उसकी बुराई तो आप लिखेंगे नहीं कि हमारा राजा ऐसा ऐसा है कि हमारे साथ क्रूर व्यवहार करता है, हमें जनता को परेशान करता है, तो ऐसा तो लिखेंगे नहीं। उनका ओजपूर्ण वर्णन करेंगे, यानी कि उनकी वीरता का बहुत ज्यादा वर्णन करेंगे। इसीलिए रासो साहित्य को दरबारी साहित्य भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम दूसरे नंबर पर संदिग्ध रचनाएं। आदिकाल सबसे विवादास्पद जो है ये काल रहा है, क्योंकि इसकी जो रचनाएं हैं, इस समय में जो रचनाएं लिखी गई हैं या जिनको हम पढ़ते हैं, वो कोई भी रचना है, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो या आपकी बीसल देव रासो, परमाल रासो, आलाखंड, ये विवादित हैं। किसी को ना तो इसका सही तिथि ज्ञात है, जो वर्णन है वो भी कुछ ऐतिहासिक हो जाता है, कुछ मतलब जो राजा रहे हैं, जो कवि रहे हैं राजाओं के उसमें, और कुछ ना कुछ त्रुटियों के आधार पर वो अप्रमाणिक भी घोषित हो जाता है। तो इस समय जो रचनाएं हैं वो बहुत ज्यादा संदिग्ध हैं, और संदिग्ध कई प्रकार से हो जाती हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं खुमार रासों की। खुमार रासों की अगर बात कर ले, जो आदिकाल में रासो साहित्य में पहली रचना मानी जाती है 9वीं सदी की, उसमें क्या है कि अब जैसे शुक्ल जी तो मान लेते हैं कि भाई ये दलपति विजय नामक कवि की रचना है। वहीं पर जो आपके और इतिहासकार हैं, उनमें कुछ का मानना है कि कोई भाट नामक कवि हुए थे, ये उनकी रचना है। अब संदेह हो गया, संदिग्ध रचना हो गई। क्यों? क्योंकि जब यही नहीं पता कि रचना किस कवि ने लिखी है, तो उसमें जो वर्णन है, अब उसमें भी खुमार 3 है। अब किस खुमार का वर्णन है? पहले खुमार का, द्वितीय खुमार का, कि तृतीय खुमार का? अब किन के युद्धों का वर्णन है, किसके साथ में? अलमामू के साथ में हुआ है खुमार का। फिर अलमामू के साथ में भी अगर युद्ध का वर्णन है तो वो कौन से खुमार का वर्णन है? इस तरह से मतलब संदेहास्पद रचनाएं रही हैं। स्पष्ट हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं ऐतिहासिकता का अभाव। तीसरा पॉइंट जो रासो साहित्य की विशेषताएं हैं, यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे कि रासो साहित्य की विशेषता नहीं है या है। और जैसे हम आपको इस समय व्याख्यायित रूप में हम बता रहे हैं, और इसी तरह से वहां पे लिखा हुआ होगा, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, इसीलिए हम व्याख्यायित कर रहे हैं। बात कर लेते हैं ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव कैसे रचनाओं में रहा है? ऐतिहासिकता का अभाव ऐसे रहा है जैसे कि आप बात करें पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो जब लिखी गई तो युद्धों का वर्णन है। अब वहीं पे अभाव क्यों दिखाया इन्होंने? अभाव दिखाया कि जो कवि था, कवि राजा के साथ जाता भी था, युद्धों में भी गया है, क्योंकि उस समय के युद्ध जो कवि थे वो सिर्फ कलम के ही कारीगर नहीं थे, वो समय आने पर युद्ध में, युद्ध रणभूमि में अपने राजाओं के साथ तलवार भी उठा लेते थे। अब यह माना जाता है कि ऐतिहासिकता कितनी है इस रचना में। समय के अनुसार अगर बात करें तो किन राजाओं से युद्ध लड़े गए, इनमें भी संदेह रहता है, क्योंकि कुछ भी। अब एक चीज और भी रहती है, ऐतिहासिकता का अभाव होने का जो कारण है वो ये है, उस समय जब आदिकाल का समय था, उस समय जो राजा, जो कवि लिख लेते थे, जो भी उन्होंने रचना या पद जो भी लिखे, गद्य में या काव्य में, आदिकाल से तो जो साहित्य मिला है वो काव्य में मिला है, लेकिन जो वो काव्य लिख लेते थे और उनकी जो हस्तलिपि प्रति होती थी, यानी कि पांडुलिपि, वो किसी संग्रहालय में सुरक्षित रख दी जाती थी। खोज के इतिहासकारों ने निकाला था इनको। उसके बाद में देखा जाता था कि इसके जो शुरू के 10 पृष्ठ हैं, पता चला दीमक खा गई, पता चला खराब हो गए, पीछे के बीच में से कुछ खराब हो गया। तो इन सब तथ्यों की वजह से ऐतिहासिकता का अभाव इनमें रहता है। आगे बात कर लेते हैं युद्धों का सजीव वर्णन। एक विशेषता
फोर्थ नंबर विशेषता है कि युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन हुआ क्योंकि अभी हम पहले से देखते चले आ रहे हैं, जैसे कि जो कवि थे वो राजाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे, तो युद्धों का सजीव वर्णन जैसा जैसा वो देखते थे उस तरह का वर्णन वो साहित्य में, अपने काव्य में, रचनाओं में कर देते थे। और इस समय जो चारण कवि थे, जैसे कि बताया, वो केवल कलम ही नहीं तलवार भी उठाने की मतलब उठा लेते थे। और इसमें जो आपके चंद जी हैं, चंद के विषय में तो कहा जाता है कि वो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही ऐसा मतलब कई बार प्रश्न भी बना है कि ऐसा कौन सा कवि है जिसका जन्म और निधन अपने राजा के साथ ही हुआ था। तो ऐसे जो कवि हैं वो चंद हैं, क्योंकि चंद का जो जन्म है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही होता है, एक तिथि को हुआ है और एक ही तिथि को दोनों की मृत्यु भी हुई है। आगे बात कर लेते हैं अगले तथ्य की। पांचवा पॉइंट है कि अपने आश्रयदाताओं का यशोगान। इस समय के राजा, इस समय के जो कवि थे वो अपने राजाओं का यशोगान करते थे। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि आप किसी के घर पे रह रहे हैं तो उसकी बुराई नहीं कर सकते, और यहाँ तो कवि थे, अगर बुराई करते तो सर कलम हो जाता। तो इन्होंने अपने आश्रयदाताओं का यशोगान लिखा है, और कहीं कहीं पर तो इन्होंने इतना यश का वर्णन किया है कि अपने राजा को सूर्य के समान भी बताया है। बहुत सारे पद इनके मिल जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं वस्तु वर्णन एवं प्रकृति वर्णन। वस्तु वर्णन, जैसा कि सजीव तथ्यों का इन्होंने वर्णन किया है। जो भी किसी युद्ध में दो जब विपक्ष में जो युद्ध हुए हैं, जैसे बात करें खुमाण रासो द्वितीय की और अलमामू की, तो अलमामू के और खुमाण के युद्धों का जो सजीव वर्णन है वो दलपति विजय ने किया, क्योंकि उस समय वो थे। जो एक पांडुलिपि मिली है उसके आधार पर ऐसा माना जाता है। या बात करें चंद जी की, उन्होंने सजीव वर्णन किया है वहां की उस समय की जो वस्तुएं थी उनका। और प्रकृति वर्णन में वही आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रकृति वर्णन में कैसा आएगा। प्रकृति वर्णन में वो यशगान आएगा जो ये अपने राजा का करते थे। जैसे कि इन्होंने अपने राजा को सूर्य के समान बताया या सर्वश्रेष्ठ बताया, किसी और दूसरी प्राकृतिक वस्तु से उसकी उपमा कर दी, तुलना कर दी। तो इस तरह इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया। इसके बाद बात करते हैं जनजीवन के प्रति उपेक्षा का भाव। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर रासो साहित्य की विशेषता में कि जनजीवन के प्रति उपेक्षा का भाव। यहाँ पर जो कवि हैं, इन्हें जो आम जनजीवन, जो जनता है, उससे इनका कोई मतलब नहीं था। जनता भूखी मर रही है पर ये नहीं लिखेंगे उसके प्रति। क्यों? क्योंकि राजा के खिलाफ कैसे जाएंगे? राजा के खिलाफ नहीं जाएंगे। राजा के खिलाफ नहीं जाएंगे तो जनता की पीड़ा कैसे लिखेंगे? अब ये वो कवि नहीं है कि क्या कहते हैं बिहारी की तरह कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, कि जाके राजा जयसिंह से कहें कि तुम इस मतलब इस कली को क्यों मचलने पे लगे हुए हो, अभी तो ये फूल बनी भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये मूल रूप से राजाओं, जो राजा थे उस समय के, उन्हीं के आश्रय में रहते थे। इनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि ये उनके विपक्ष में या उनके मतलब विरोध में कुछ कहें। तो जो आम जनजीवन था, जो लोग जी रहे थे जीवन, उनको जो कठिनाई होती थी, जैसे कि भूखमरी हो गई या और भी प्रताड़नाएं हो जाती हैं राजाओं के राज्य में, राजाओं के द्वारा जनता पर। लेकिन इनको जो इस समय के कवि थे वो क्या कहते हैं उपेक्षा का भाव रखते थे। जनता से कोई मतलब नहीं था उनका। उनको सिर्फ राजा का ही यशगान करना था। जनता के भाव इस समय के साहित्य में नहीं लिखे गए। बाकी आगे जो साहित्य लिखे गए, जैसे कि हम नागार्जुन की बात करें या आगे आके निराला जी की बात करें, निराला जी ने पूरा पूरा यथार्थ लिखा है अपने साहित्य में। चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें, चाहे ताज को लेके लिखा है, चाहे बापू को लेके लिखा है। इस तरह इस समय के कवियों में ये विशेषता नहीं थी। ये जनता की कोई भी बात नहीं लिखते थे। आज के कवि हैं, आज के कवि भी जनजीवन या यथार्थ को लिखते हैं, उस समय ये कवि नहीं लिखते थे। बात कर लेते हैं अगली, काव्य रूप और भाषा। यहां पर जो काव्य रूप हमें देखने को मिलेगा वो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों मिलेगा।
प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य, ये दोनों जो रूप हैं यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा के रूप में अब ये प्रबंध और मुक्तक अभी जब हम आगे रचनाओं को पढ़ेंगे तब डिवाइड कर लेंगे। बात कर लेते हैं भाषा की। यहाँ पे जो इस समय भाषा थी, क्योंकि ये जो रासो साहित्य है ये मूल रूप से पश्चिमी साहित्य है, और पश्चिमी साहित्य में भी पश्चिमी का जो क्षेत्र है वो विशेष क्षेत्र आपका राजस्थान है। राजस्थान विशेष में ही ये जो रासो साहित्य है या चारण साहित्य या कहीं दरबारी साहित्य है ये लिखा गया है। बात कर लेते हैं भाषा की। राजस्थानी भाषा अपभ्रंश भाषा है यहाँ पे रासो साहित्य में, और अपभ्रंश मिश्रित खड़ी बोली भी या राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली भी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा जो रासो साहित्य में आपको देखने को मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं रस की। रस की अगर बात करें तो यहाँ पे वीर रस और श्रृंगार रस दोनों मिले हैं, क्योंकि रासो साहित्य है, वीर गाथात्मक साहित्य है, तो इसीलिए यहाँ पर वीर रस और श्रृंगार रस, जैसे कि कुछ रचनाओं में श्रृंगार, ज्यादातर सभी रचनाओं में किसी में अधिकता है, विसलदेव रासों में अधिकता है तो खुमाड़ा रासों में कुछ कम है। तो इस तरीके से नायक नायिका प्रसंग हर रचना में आपको मिलेगा, तो इसीलिए यहां पर आपका श्रृंगार रस नोट कर लेते हैं। श्रृंगार रस और वीर रस दोनों की यहां पर प्रधानता है। रचनाओं के आधार पर यहां पे इनकी प्रधानता रहेगी। आगे बात कर लेते हैं छंद की। छंद के रूप में अगर रासो साहित्य में बात करेंगे तो दोहा छंद, तोटक छंद, छप्पे छंद, कवित्त छंद, सवैया, रासक, इस तरह के जो छंद हैं, दोहा या दूहा, कई बार क्या होता है कि दोहा ना होके दूहा छंद भी आपको मिलेगा जो कि अपभ्रंश का है दूहा, ये छंद मिलेंगे। बात कर लेते हैं इन सबको, तो हम जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे छंद को, लेकिन इस समय बात कर लेते हैं रासक की। ये जो रासक छंद है ये आपका 29 मात्राओं का है। ये 29 मात्राओं का छंद है। कई बार हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए कि रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 29 मात्राएं इसमें होती हैं। आगे बात कर लेते हैं अलंकार की। अलंकार जो इस समय जो अधिकता में प्रयुक्त हुए हैं रासो साहित्य में, अनुप्रास अलंकार है, यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का तो अब दरबारी साहित्य है, तो कवि क्या करेंगे कि खूब ज्यादा अपने राजा की विशेषताएं लिखेंगे, अपने राजा की जो प्रशंसा है वो बहुत ज्यादा करके लिखेंगे। तो ये थी रासो साहित्य की विशेषताएं। यहां से प्रश्न नेट में जो कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं आपके यहीं से क्लियर होंगे, और जो और भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सीधे सीधे विशेषताओं से प्रश्न बनेंगे, या पूछ लिया जाएगा एक कथन दे के कि ये किस विशेषता के अंतर्गत आता है, और वहीं पे लिखा होगा दरबारी साहित्य या ऐतिहासिकता का अभाव, युद्धों का सजीव वर्णन, या सीधा सीधा 4 कथन दे के 3 कथन इसमें से रख के भी प्रश्न बना लेगा कि कौन सी रासो साहित्य की विशेषता नहीं है। अब यहीं पे प्रश्न बन जाएगा राष्ट्रीयता का अभाव, तो यहां पे अगर राष्ट्रीयता का अभाव रहेगा या राष्ट्रीयता की अधिकता, राष्ट्रीयता का वर्णन, तो यहाँ पे राष्ट्रीयता का वर्णन कहीं है ही नहीं, क्योंकि राजा जो छोटे छोटे प्रदेश थे, सीमांत थे, उन्हीं को अपना राज्य मानते थे, उन्हीं को अपना प्रदेश मानते थे। तो इस तरीके से जो व्याख्यायित करने का उद्देश्य है वो इतना ही है कि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं आगे पहली रासो रचना की, खुमाड़ रासो। देखिए कहते हैं युद्ध से पहले बहाया गया पसीना युद्ध में बहाए जाने वाले रक्त को कम कर देता है। तो इसीलिए आप आराम से यहाँ पे इस समय पढ़ते रहिए, परीक्षा जब आई तब आ जाएगी। चलिए बात करते हैं खुमाड़ रासो की।
पहली रचना है खुमाण रासो। खुमाण रासो कहो या खुमान रासो कहो, एक ही बात है। और इसके जो खुमाण रासो, रचनाकार की बात करें, यहां पे रचनाकार की बात करते हैं तो दलपति विजय, दलपति विजय रहेंगे। इसी के साथ में अगर बात कर लेते हैं हम शिव सिंह सेंगर की, दलपति विजय, इसी के बाद में बात कर लेते हैं शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सेंगर ने इस रचना का लेखक, इस रचना का रचनाकार, इस रचना का रचनाकार किसी भाट कवि को, भाट कवि को माना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं समय की। समय क्या है? 9वीं शती। 9वीं शती, इस ये जो रचना है इसका मूल समय है 9वीं शती। और इसी में बात कर लेते हैं 9वीं शती, जबकि इसी में लिखिए आप, जबकि इतिहासकार हैं मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी इतिहासकार हैं मोतीलाल मेनारिया। इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब राजस्थान पर काम किया है। मोतीलाल मेनारिया ने इस रचना का समय, इस रचना का समय 17वीं शती माना है। अगर सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि समय क्या है तो आपको 9वीं शती देना है, और अगर बात करें मोतीलाल मेनारिया जी की तो इन्होंने 17वीं शती माना है। बात करते हैं इस रचना में, इस रचना में चित्तौड़ के, इस रचना में चित्तौड़ के नरेश खुमाण द्वितीय के युद्धों का वर्णन है। द्वितीय के युद्धों का वर्णन है। इस पूरी रचना में 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं इसमें, इसी रचना में, इसी रचना के विषय में है, इसमें कालभोज यानी कि बप्पा, बप्पा रावल के पीछे खुमाण गद्दी पर, के पीछे खुमाण गद्दी पर बैठा तब से लेकर राजा राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। तक का वर्णन मिलता है। आगे बात कर लेते हैं, जो 3 राजा हैं वो शुक्ल जी के अनुसार बात कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार चित्तौड़ में, शुक्ल जी का मानना है कि चित्तौड़ में 3 खुमाण हुए हैं। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार चित्तौड़ में
3 खुमार शासक हुए हैं। 3 खुमार शासक हुए थे। बात कर लेते हैं प्रथम खुमार की। प्रथम खुमार, इनका जो समय है विक्रम संवत 810 से 865 है। 865। बात कर लेते हैं द्वितीय खुमार की। द्वितीय खुमार, इनका जो समय है वो है विक्रम संवत 870 से 900 विक्रम संवत तक है। आगे बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के हो गए तृतीय खुमार। तृतीय या तीसरे खुमार, इनका जो समय है विक्रम संवत 965 से 990 तक। और ये जो तीनों राजा थे, इनका जो समय रहा है युद्धों का 810 से 1000 के बीच हुए युद्धों का वर्णन इस रचना में मिलता है। देखिए, ये था आपका। बात करते हैं खुमार रासो। खुमार रासो जो रचना है ये वीरगाथात्मक रचना है। इसके जो रचनाकार हैं दलपति विजय हैं, जबकि जो शिव सिंह सेंगर हैं, शिव सिंह सेंगर इतिहासकार हैं, इनका मानना यह है कि ये दलपति विजय ने ना लिखकर इस रचना को किसी चारण या भाट नामक कवि ने लिखा है, जबकि शुक्ल जी और बाकी भी जो इतिहासकार हैं वो सीधे सीधे दलपति विजय जी को देते हैं। आगे बात कर लेते हैं खुमार रासो के समय की। इस रचना का जो समय है 9वीं सदी माना जाता है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी ने सबने माना है। इसके बाद भी मोतीलाल मनारिया जी पीछे क्यों रहेंगे, क्योंकि आदिकाल विवादास्पद है, इसकी रचनाएं जो हैं वो भी विवादास्पद हैं। तो जबकि मोतीलाल मनारिया ने इस रचना का जो समय है वो 17वीं सदी माना है। मोतीलाल मनारिया जी का कहना है कि जो ये खुमार रासो है इसका जो समय है 17वीं सदी है। आगे बात करेंगे, इस रचना में चित्तौड़ के नरेश खुमार द्वितीय के युद्धों का वर्णन है। ये जो एक रचना है, इस रचना में 3 खुमार जो हैं आए हैं, लेकिन शुक्ल जी ने बताया है कि 3 खुमार आए हैं, प्रथम खुमार, द्वितीय खुमार और तृतीय खुमार। जबकि इस रचना में जो विशेष तथ्य है वो ये है कि जो द्वितीय खुमार आते हैं, द्वितीय खुमार जो राजस्थान से थे, इनके युद्ध 24 युद्धों का इनके वर्णन है, और इन 24 युद्धों में भी जो खुमार रासो में वर्णन है वो है अलमामू के साथ किया गया खुमार रासो द्वितीय का युद्ध। इसके विषय में थोड़ी और चर्चा करेंगे, पहले रचना का सार देखते हैं। तो इसमें जो द्वितीय चित्तौड़ के नरेश, देखिए शहर विशेष आ जाता है जो कि राजस्थान में लिखा गया है। राजस्थान में जो चित्तौड़ है उसके जो है द्वितीय शासक थे ये खुमार, द्वितीय खुमार हैं, उनके युद्धों का वर्णन है। आगे है इसमें काल भोज यानी कि बप्पा के पीछे खुमार गद्दी पर बैठा, यानी कि जो पहले इससे खुमार से जो पहले शासक थे, तो प्रथम खुमार से जो पहले शासक थे काल भोज यानी कि बप्पा थे, और बप्पा के पीछे यानी कि बप्पा की गद्दी छोड़ने के बाद जो दूसरा शासक बैठता है वो है खुमार गद्दी पर बैठा। ये जो खुमार है ये प्रथम खुमार है, जिसका समय शुक्ल जी के अनुसार 810 से 865 विक्रम संवत बैठता है।
वो गद्दी पर बैठा तब से लेकर राजा जो राज सिंह है, राजा जो राज सिंह तक का वर्णन मिलता है, यानी कि जो तृतीय खुमाण है आपके, इनके बाद का भी वर्णन इसमें मिलता है राज सिंह का। किसमें? खुमाण रासो रचना में। आगे बात कर लेते हैं कि आचार्य शुक्ल जी के अनुसार चित्तौड़ में 3 खुमाण शासक हुए थे। प्रश्न यहां से बन सकता है कि शुक्ल जी ने खुमाण रासो रचना में कितने खुमाण शासकों का वर्णन किया है, या चित्तौड़ में जो कितने शासक हुए थे इसका वर्णन किया है, तो 3 शासकों का इन्होंने वर्णन किया है। बात कर लेते हैं प्रथम खुमाण। इनका समय है विक्रम संवत 810 से 865। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि किस खुमाण का कितना समय है, और ज्यादा करके जो प्रश्न बनेगा वो द्वितीय खुमाण से, क्योंकि द्वितीय खुमाण के युद्धों का वर्णन ही खुमाण रासों में मिलता है। तो प्रथम खुमाण का जो समय है विक्रम संवत 810 से 865 रहा है। द्वितीय खुमाण जो दूसरे खुमाण थे उनका समय 870 से 900 जो विक्रम संवत है तब तक माना जाता है, और तृतीय खुमाण का जो समय है विक्रम संवत 965 से 990 तक माना गया है। ये तो था खुमाण शासकों का समय। इसके बाद इस रचना में यानी कि खुमाण रासों में 810 से 1000 के बीच, 810 विक्रम संवत 810 से और 1000 के बीच में जो राजाओं के युद्ध हुए हैं उनका इसमें वर्णन मिलता है। किसमें? खुमाण रासों में। तो देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि 810 से 1000 के बीच हुए युद्धों का वर्णन आदिकालीन किस रचना में मिलता है। तो यहां पर अगर आपने विस्तृत पढ़ा है व्याख्यायित रूप में तो खुमाण रासों में मिलता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं अगले तथ्य में। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, पहली बात तो यह है कि अगर आप भगा भगा कर देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़ गए हैं तो देखिए आप अच्छे से तैयारी करते चलिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारा भी उत्साहवर्धन करते रहिए, थोड़ा सा कमेंट भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितना हमें उम्मीद थी आप उतनी हमें प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, आप उतना वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितना हम आपके लिए लेके चल रहे हैं फ्री में, और पूरा कोर्स हम देते हुए चल रहे हैं। देखिए पूरा कोर्स दे रहे हैं और उसमें भी पूरा फैक्ट आपको मिल रहा है, और ये एक किताब का निचोड़ नहीं है, कई किताबों का निचोड़ हम लेके आ रहे हैं। आपको जो नगेंद्र है, शुक्ल है, बच्चन सिंह है, इन सब किताबों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। बात कर लेते हैं इसमें इस रचना में चित्तौड़ नरेश खुमाण द्वितीय के युद्धों का वर्णन है। खुमाण द्वितीय के युद्धों का वर्णन है। इन युद्धों में बगदाद के खलीफा अल मामू, और ये जो अल मामू है इसका आप लिख लीजिए अब्बास, ये अब्बासिया वंश का था। खलीफा के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। देखिए छोटा लिखा जा रहा है, आप जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, जो मैं वर्ण बोल रही हूँ, आप उनको भी मतलब सुन के आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के भी, क्योंकि फैक्ट ज्यादा हो जाते हैं तो लिखने में थोड़ा सा रहता है। इस रचना में
इस रचना में 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। आगे बात कर लेते हैं। यह रचना यह रचना 5000 छंदों में रचित है। देखिए, एक एक लाइन से आपके प्रश्न बनते हैं, तो आप मेरा भी इतना ही उत्साहवर्धन कीजिए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। इस रचना की हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में संरक्षित है, यानी कि रखी हुई है। पूना संग्रहालय में संरक्षित है। शुक्ल जी ने इस रचना को जय काव्य या जीत का काव्य कहा है। जीत का काव्य कहा है। आगे बात कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना को रासो साहित्य या आदिकाल में स्थान नहीं दिया है। आगे बात कर लेते हैं। इस ग्रंथ की 2 विशेषताएं हैं। इस ग्रंथ की 2 विशेषताएं हैं, बात कर लेते हैं। पहली है युद्ध वर्णन और दूसरी विशेषता है इसकी प्रेम वर्णन। और प्रेम वर्णन में भी जो वर्णन है वो नायिका भेद के साथ षट ऋतु वर्णन है। नायिका भेद के साथ षट ऋतु वर्णन। तो देखिए, ये था। अभी और है, देखिए, ये है खुमाण रासो। खुमाण रासो जो हम पढ़ रहे थे, इसी में देखते हैं कि इस रचना में चित्तौड़ नरेश खुमाण द्वितीय के युद्धों का वर्णन मिलता है। जो खुमाण नरेश द्वितीय है, उनके युद्धों का वर्णन इस रचना में मिलता है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं इन युद्धों में बगदाद के खलीफा। देखिए, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुमाण रासो में खुमाण द्वितीय का जो युद्ध का वर्णन है वो किसके साथ है, क्योंकि प्रश्न बहुत गहराई से बन रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्रों की श्रृंखला है वो चल रही है, आप उसको देखते रहिए, आपको अनुमान लगेगा कि प्रश्न किस तरह से बन रहे हैं।
तो बगदाद के जो खलीफा थे, और खलीफा भी देखिए प्रश्न बनेगा कहाँ के थे वो जिनसे युद्ध हुआ था, बगदाद के। कौन थे? खलीफा थे। और खलीफा का भी क्या नाम था? अल मामू। और अल मामू जो था, देखिए कितना डीप है कि अल मामू किस वंश का था? तो अल मामू जो है वो अब्बासिया वंश का था, के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे आपकी चीजें क्लियर हुई। द्वितीय खुमार के युद्धों का वर्णन है। द्वितीय खुमार के युद्ध किसके साथ हुए थे? अल मामू के साथ। अल मामू कहाँ का था? बगदाद का। किस वंश का था? अब्बासिया वंश का था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इस रचना में 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। खुमार रासो में कुल कितने युद्धों का वर्णन मिलता है? तो जो खुमार रासो है दलपति विजय की, इसमें 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। आगे बात करें, यह रचना 5000 छंदों में रचित है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुमार रासो जो रचना है वो कितने छंदों में रची गई है? तो ये रचना 5000 छंदों में रची गई है। आगे बात करते हैं। इस रचना की हस्तलिखित कृति पूना संग्रहालय में संरक्षित है। यहां से प्रश्न कई बार बना है। खुमार रासो को न लेके परमाल रासो को, पृथ्वीराज रासो को, इस तरह से प्रश्न बने हैं। तो हो सकता है नए तथ्यों में यहां से भी प्रश्न बने कि खुमार रासो की जो मूल प्रति है या पांडुलिपि है वो कहां पर या किस संग्रहालय में संरक्षित है? आबोहर, बीकानेर और आपका ये जो है पूना संग्रहालय, इस तरह से विकल्प रहेंगे। तो ये जो प्रति है इसकी खुमान रासो की पूना संग्रहालय में संरक्षित है, रखी हुई है। बात कर लेते हैं शुक्ल जी की। तो शुक्ल जी ने इस रचना को यानी कि खुमान रासो को जय काव्य या जीत का काव्य कहा है। सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा कि शुक्ल जी ने जीत का काव्य किस रचना को कहा है? खुमान रासो को। खुमान रासो को जय काव्य किस इतिहासकार ने कहा है? तो यहाँ पे आपका शुक्ल जी हो जाएंगे। बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना को रासो साहित्य या आदिकाल में स्थान नहीं दिया है। देखिए जहां जहां शुक्ल जी सही हुए हैं वहां वहां पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनका कटाक्ष किया है। दोनों में टक्कर चली है अच्छे से, दोनों इतिहासकारों में। जहां पे शुक्ल जी एक चीज को बढ़ाते हैं वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी घटा देते हैं, और जहां पे शुक्ल जी ने घटाया है वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चीजों को बढ़ा देते हैं। जैसे बात कर लें, थोड़ी सी हट के है तथ्य। कबीरदास को बहुत ज्यादा उच्च स्थान नहीं दिया है शुक्ल जी ने अपने इतिहास में, जबकि तुलसीदास की उन्होंने भरमार की है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी देखें तो सवर्ण के उसमें रहे थे शुक्ल जी, तो उसी को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास नामक ग्रंथ ही लिख डाला और कबीरदास जी को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित किया। कबीरदास जी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। तो चलिए इन सब पे नहीं पढ़ते, लेकिन देख लेते हैं कि हजारी प्रसाद, जहां पर शुक्ल जी ने जय काव्य और जीत का काव्य कहा था खुमान रासो को, वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना को आदिकाल या रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकालीन किस रासो ग्रंथ को आदिकाल या रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया है। आगे बात कर लेते हैं कि इस ग्रंथ की दो विशेषताएं हैं। जो आपका खुमान रासो है इसकी दो विशेषताएं हैं। दो विशेषताएं कौन सी है? पहला है युद्ध वर्णन और दूसरा है प्रेम वर्णन। युद्ध वर्णन तो इसमें किए ही गए हैं क्योंकि 24 युद्धों का इसमें वर्णन हुआ है, और प्रेम वर्णन जो कहें श्रृंगार जो रस है उसका जो वर्णन किया है। तो इन्होंने नायिका भेद के साथ साथ में जो षट ऋतु हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन भी दलपति विजय जी ने खुमान रासों में किया है। यहां तक स्पष्ट है। आगे बात कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए एक तथ्य छूट रहा था, उसको नोट कर लेते हैं। वीर व श्रृंगार रस के साथ वीर व श्रृंगार रस के साथ
दोहा सवैया, दोहा सवैया और कवित्त छंद और कवित्त छंद का प्रयोग इस रचना में किया गया है। यह रचना राजस्थानी भाषा में रचित है। ये थी इस रचना के विषय में विशेषता। और ये जो रचना है, इस रचना के विषय में जो कुछ पंक्तियां हैं, वो पंक्तियों की वीडियोस जैसे ही रासो साहित्य कंप्लीट होगा वैसे ही एक साथ हम लेके आएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं खुमाण रासों में। तो इसमें जो है वीर एवं श्रृंगार रस के साथ साथ दोहा, सवैया और कवित्त जो छंद है उनका प्रयोग इस रचना में खुमाण रासों में किया गया है। और साथ ही यह जो रचना है ये राजस्थानी भाषा में है, क्योंकि भाषा को हमें विशेष रूप से यहाँ पे देना होगा, क्योंकि भाषा कौन सी रचना किस भाषा की है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो देखिए यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। इसके बाद में आगे की रचनाओं के साथ में विशल देव रासो, परमाल रासो, इसी क्रम में चलेंगे हम। और जो तथ्य हैं वो इतिहास ग्रंथों से लिए गए हैं। कहीं किसी तथ्य में बहुत ज़्यादा मतलब अप्रामाणिकता नहीं है, प्रामाणिक किताब से ही तथ्य लिए गए हैं। और अगर आप इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इससे पहले आपको शुरू से वीडियो देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्लास 1 से सीरीज में हमारी जो क्लासेज हैं वो चल रही हैं, तो एक दूसरे से कनेक्ट है सारी क्लासेज। अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि रासो क्या था, रासो को किसने कैसे क्या माना। तो ये सब चीज़ें आपको इससे पहले वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो एक क्रम में क्लासेज जब हम दे रहे हैं तो आप भी एक क्रम में क्लासेज को देखते चलिए। और बस आगे इतना ही कहना है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हमारी एक जो तैयारी है वो एक बेहतर दिशा में जा रही है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए अगर आप तत्पर हैं, और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 4, 5, 6, 7, 8 किताबों से का निचोड़ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, अगर आप हमारे साथ साथ भी चलते रहें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अच्छे कंटेंट के साथ में हम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूं ही तथ्यों को उठा के रख दे रहे हैं। जो महत्वपूर्ण है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से उन्हीं तथ्यों को लेके आ रहे हैं। कहाँ से प्रश्न बन सकता है, कहाँ से नवीन प्रश्न बन सकता है, आपको हर दृष्टि से हम तैयार कर रहे हैं। किताबें पढ़ने की दृष्टि से लेकर नोट्स बनाने तक की दृष्टि पे हम आपको कवर करते हुए चल रहे हैं, आपके सिलेबस को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो वीडियोस हैं उसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। और अगर आपका भी सपना है हिंदी से शिक्षक बनने का और ये सपना अभी तक आपका अधूरा है, तो हमारे साथ जुड़िए। डीएस एकेडमी आपके लिए लेकर चल रहा है टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। तो फिर देर ना कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इसी के साथ में नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियोस में अगले टॉपिक के साथ।